बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। आओ लिटरेचर पढ़ें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हेडा गैबलर प्ले का एक्ट 4 कवर करने जा रहे हैं। ये इस प्ले का आखिरी एक्ट है। टोटल यानी 4 एक्ट्स हैं हेडा गैबलर प्ले के। इसके 3 एक्ट्स मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। उन तीनों एक्ट्स का लिंक मैं पहले कमेंट में पिन कर दूंगा। हेडा गैबलर प्ले हेनरिक इब्सन ने लिखा था, जो कि एक नॉर्वेजियन प्ले राइट था। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हेडा गैबलर प्ले का फाइनल एक्ट, एक्ट 4। टेस्टमैन्स हाउस और उसमें जो कमरे हैं उनका सीन दिखाया जाता है। शाम का टाइम है, ड्राइंग रूम में बहुत ज्यादा अंधेरा है और बैक रूम में लैंप की रोशनी है और पर्दे एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। हेडा काले रंग के कपड़े पहन के इधर उधर टहल रही है। वो अंधेरे वाले कमरे में चली जाती है और दिखाई नहीं देती, अंधेरा इतना ज्यादा होता है। वहां पे वो पियानो बजाती है और फिर से वो ड्राइंग रूम में चली जाती है। बर्टा आके ड्राइंग रूम के सोफे के सामने वाली मेज पर एक लैंप रख देती है। उसकी आंखें लाल हैं रोने की वजह से और उसने जो कैप पहनी हुई है उसमें काले रंग की पट्टियां हैं। जो बर्टा है वो चुप करके चली जाती है और हेडा जो है वो शीशे वाले दरवाजे के पास जाकर पर्दा परे करके अंधेरे में देखती है। कुछ टाइम के बाद मिस जूलियाना टेस्टमैन एक बोनेट और नकाब पहनकर हॉल वाले रास्ते से अंदर आती है और हेडा गैबलर उसके पास जाके उसका हाथ पकड़ लेती है। मिस टेस्टमैन कहती है वो बहुत ज्यादा सदमे और दुख में है क्योंकि उसकी बहन आंट रीना इस दुनिया से जा चुकी है, यानी आंट रीना की डेथ हो चुकी है। हेडा कहती है कि हाँ, जॉर्ज टेस्टमैन के कार्ड के जरिए उसे पता चल गया है इस बारे में कि आंट रीना की डेथ हो चुकी है। मिस जूलियाना टेस्टमैन कहती है कि उसने सोचा कि वो खुद आंट रीना की मौत के बारे में हेडा गैबलर को आकर बता दे और ये भी कहती है आंट जूलियाना के या फिर मिस टेस्टमैन के अभी रीना को हमें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। ये वक्त नहीं है कि हेडा का जो घर है वो मातम का घर हो। हेडा कहती है कि शुक्रिया। हेडा गैबलर आंट जूलियाना से पूछती है कि आंट रीना की मौत सुकून वाली मौत थी? तो मिस टेस्टमैन कहती है कि हाँ, सुकून वाली मौत थी आंट रीना की। जो रीना है वो जॉर्ज टेस्टमैन को देखकर बहुत खुश हुई और फिर उसने गुड बाय बोल दिया। फिर मिस टेस्टमैन पूछती है कि जॉर्ज टेस्टमैन अभी तक घर नहीं आया? तो हेडा कहती है कि नहीं, अभी तक तो नहीं आया। उसने लिखा था कार्ड में कि हो सकता है उसे घर आने में देर हो जाए या फिर उसे कहीं रुकना पड़ जाए, इस वजह से वो लेट घर आएगा। हेडा गैबलर मिस टेस्टमैन को बैठने का कहती है, लेकिन वो कहती है कि उसे बैठ जाना चाहिए, लेकिन अभी उसे आंट रीना के फ्यूनरल की तैयारी करनी है, यानी कि उसे दफनाने के लिए तैयार करना है या कब्र के लिए तैयार करना है ताकि उसे दफनाया जा सके। हेडा कहती है क्या वो कोई मदद कर सकती है? तो मिस टेस्टमैन कहती है कि नहीं, वो रहने दे और इस बारे सोचे भी ना। फिर मिस टेस्टमैन एक कपड़ा सीने की बात करती है जिसमें आंट रीना को लपेटा जाएगा, उसकी डेड बॉडी को। फिर जॉय टेस्टमैन आता है, हैरान होता है और कहता है कि आंट जूलियाना आप इधर ही हो हेडा के साथ? वो कहती है कि हाँ, वो इधर ही है, बस वो जाने ही लगी थी। फिर वो पूछती है आंट जूलियाना जॉर्ज टेस्टमैन से क्या उसने अपने काम मुकम्मल कर लिए? तो जॉर्ज टेस्टमैन कहता है कि अभी उसका दिमाग बहुत घुमा हुआ है, वो कल आएगा, उससे आधे काम भूल गए हैं। आंट जूलियाना कहती है कि जॉर्ज टेस्टमैन तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारी आंट रीना जो है वो सुकून की मौत चली गई इस दुनिया से और अब वो आराम कर रही है। हेडा कहती है आंट जूलियाना को कि अब वो अकेली हो जाएगी, लेकिन वो कहती है कि वो जल्द ही कोई किराएदार ढूंढ लेगी जहाँ पे आंट रीना रहती थी उस कमरे के लिए। उस छोटे से कमरे के लिए कोई किराएदार आ जाएगा तो वो मसरूफ हो जाएगी जो आंट जूलियाना है और फिर वो अकेली नहीं रहेगी। फिर आंट जूलियाना जाने लगती है और कहती है कि लगता है कि तुम दोनों आपस में बात करना चाहते हो। और फिर ये भी कहती है कि उसे ऐसे लग रहा है कि आंट रीना उसके साथ भी है और उसके मरे हुए भाई के साथ भी है। जॉर्ज टेस्टमैन कहता है कि हाँ ऐसा ही है आंट जूलियाना, ऐसा ही है। फिर आंट जूलियाना जो है वो चली जाती है और फिर जॉर्ज टेस्टमैन और हेडा गैबलर बात करनी शुरू कर देते हैं। हेडा गैबलर कहती है कि उसके ख्याल में आंट रीना की डेथ का ज्यादा असर होगा जॉर्ज टेस्टमैन पर और आंट जूलियाना का असर कम होगा। तो जॉर्ज टेस्टमैन कहता है ये बात भी है, लेकिन आई लिटिल लव बोर्ग की वजह से भी वो बहुत ज्यादा टेंशन में है। हेडा कहती है क्या हुआ? तो जॉर्ज टेस्टमैन बताता है कि वो आई लिटिल लव बोर्ग से मिलने के लिए गया था, ये बताने के लिए कि जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसकी वो सही और महफूज हाथों में है, लेकिन आई लिटिल लव बोर्ग अपने कमरे में मौजूद नहीं था, अपने घर पर नहीं था। फिर मिसेस सी एल्स्टर से मिलने गया जॉर्ज टेस्टमैन और फिर उसने इसको बताया, मिसेस सी एल्स्टर ने बताया कि सुबह तो घर पर ही था जो जॉर्ज टेस्टमैन था। और मिसेस सी एल्स्टर ने जॉर्ज टेस्टमैन को बताया कि आई लिटिल लव बोर्ग ने अपनी मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो फाड़ दी, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर जॉर्ज टेस्टमैन कहता है कि अब यही ठीक रहेगा कि उसे वापस ना दी जाए मैन्युस्क्रिप्ट जो है। जॉर्ज टेस्टमैन हेडा से पूछता है क्या तुमने आई लिटिल लव बोर्ग को उसकी मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में बताया? तो वो कहती है कि नहीं बताया। फिर हेडा पूछती है जॉर्ज टेस्टमैन से क्या उसने मिसेस एल्स्टर को बताया इस बारे में कि मैन्युस्क्रिप्ट इनके पास है? तो वो जॉर्ज टेस्टमैन कहता है नहीं, उसने नहीं बताया। फिर जॉर्ज टेस्टमैन कहता है हेडा तुम्हें बता देना चाहिए था जॉर्ज टेस्टमैन को कि उसकी मैन्युस्क्रिप्ट हमारे पास है, कहीं वो खुद को नुकसान ही ना पहुंचा ले किसी अलग जगह जाकर। फिर जॉर्ज टेस्टमैन मैन्युस्क्रिप्ट मांगता है हेडा गैबलर से, तो वो कहती है कि उसके पास नहीं है, उसने इस किताब की एक एक लाइन जला दी है, यानी मैन्युस्क्रिप्ट को जला दिया है। वो ये बात बता देती है जॉर्ज टेस्टमैन को। जॉर्ज टेस्टमैन ये बात सुनकर एकदम हिल जाता है, बड़ा शौक लगता है उसे, झटका लगता है। वो हैरान हो जाता है और पूछता है कि हेडा ने ऐसा क्यों किया, कैसे
कैसे किया उसने, कैसे कर सकती है वो कि उसने किताब ही जला दी। किसी की खोई हुई चीज को ऐसे इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। हेडा कैपलर को ये बताता है जॉर्ज टेस्मैन, और ये भी कहता है कि जज ब्रैक से भी पूछ लेना कि ये गैर कानूनी है। हेडा कैपलर कहती है जॉर्ज टेस्मैन को कि चुप करो, उसने ये सब कुछ उसके लिए ही किया है। वो कहता है कि वो कैसे। तो हेडा बताती है कि सुबह जॉर्ज टेस्मैन तुमने खुद ही बताया था मुझे कि तुम्हें जेलसी फील हो रही है आई लिटिल लव बोर्ग की किताब से, तो इस वजह से मैंने जला दिया। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई अंधेरे में फेंके। भाई जॉर्ज टेस्मैन बड़ा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि उसने तो ये सोचा ही नहीं था कि हेडा इस तरह से अपने प्यार का इजहार करेगी उससे, या इस तरह से अपना लव शो करेगी। हेडा कहती है आहिस्ता बोलो कहीं नौकरानी ना सुन ले। वो कहता है कोई बात नहीं, काफी पुरानी सर्वेंट है बर्टा, वो खुद उसे बताएगा इस बारे। एडा कहती है ये बेवकूफ़ी मत करो, ये बेवकूफ़ी उसे अंदर ही अंदर मार रही है। जॉर्ज टेस्मैन कहता है कि इस खबर पर खुश होने में कोई बेवकूफ़ी वाली चीज़ है, लेकिन शायद उसने बर्टा को कुछ भी नहीं बताया, यही चीज़ ठीक है। फिर जॉर्ज टेस्मैन कहता है कि वो जाकर आंट जूलियाना को बताएगा कि कितना प्यार करती है हेडा उससे, और अब हेडा उसे जॉर्ज बुलाती है तो आंट जूलियाना बहुत खुश होगी, और ये भी बताएगा जॉर्ज टेस्मैन आंट जूलियाना को कि जो जवान बीवियां होती हैं वो ऐसे प्यार करती हैं। लेकिन फिर अचानक से जॉर्ज टेस्मैन ये भी बोलता है कि आई लिटिल लव बोर्ग का क्या होगा। तो इस टाइम पे मिसेस सी एल्फ्स्टेड आ जाती है और कहती है कि हेडा गैबलर माफ करना, मैं दोबारा आ गई तुम्हारे घर। हेडा कहती है मसला क्या है तुम्हारे साथ। टेस्मैन कहता है कि आई लिटिल लव बोर्ग के बारे में कोई बात है। तो मिसेस सी एल्फ्स्टेड कहते हैं कि हाँ, उसे डर है कि वो किसी मुसीबत में फंसा हुआ है या उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, वो मुश्किल में है, वो किसी मुसीबत में है, आई लिटिल लव बोर्ग। तो फिर हेडा और जॉर्ज टेस्मैन पूछते हैं कि वो ऐसा कैसे सोच सकती है। मिसेस सी एल्फ्स्टेड फिर उन दोनों को बताती है, हेडा को और जॉर्ज टेस्मैन को, कि आई लिटिल लव बोर्ग कल दोपहर से घर नहीं आया, ये अफवाह फैल रही है हर तरफ और उसके साथ कुछ हो गया है बुरा। मिसेस सी एल्फ्स्टेड ने लोगों को इसके बारे में बात करते हुए सुना, तो जब मिसेस सी एल्फ्स्टेड को लोगों ने देखा तो वो चुप हो गए, और जो मिसेस सी एल्फ्स्टेड है उसने हिम्मत नहीं की ये पूछने के लिए कि वो किस बारे बात कर रहे हैं और आई लिटिल लव बोर्ग को क्या हुआ है। फिर मिसेस सी एल्फ्स्टेड ये भी बात करती है कि वो लोग हॉस्पिटल के बारे में बात कर रहे थे। तो ये सुनकर हेडा गैबलर और जॉर्ज टेस्मैन बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि हो सकता है तुमने गलत सुन लिया हो सकता है तुम गलत सोच रही हो। जॉर्ज टेस्मैन कहता है कि आई लिटिल लव बोर्ग अपने घर ही गया होगा, तुम ऐसे ही हो सकता है गलत फहमी का शिकार हो गई हो मिसेस सी एल्फ्स्टेड। जॉर्ज टेस्मैन ये कहता है हेडा को कि उसे खुद जाकर पूछना चाहिए, इंक्वायरी करनी चाहिए कि आखिर क्या मामला है। तो हेडा गैबलर कहती है कि नहीं, तुम इस मसले से दूर ही रहो, तुम इन मामलात में ना पड़ो। लेकिन मिसेस सी एल्फ्स्टेड को भी अभी सही और वाज़ह बात का नहीं पता कि आई लिटिल लव बोर्ग के साथ क्या हुआ है। फिर जज ब्रैक आ जाता है यहाँ पे। जॉर्ज टेस्मैन कहता है जज ब्रैक तुम, तो कहता है कि हाँ ज़रूरी था उसका इस शाम यहाँ आना। जॉर्ज टेस्मैन जज ब्रैक को कहता है लगता है तुम्हें आंट रीना की डेथ के बारे में पता चला है। जज ब्रैक कहता है कि हाँ ये अलग चीज़ है। जॉर्ज टेस्मैन कहता है तुम्हें दुख हुआ। तो जज ब्रैक कहता है यहाँ पर डिपेंड करता है आप किस तरह से किसी की डेथ के बारे में सोचते हो या किसी की डेथ के बारे में देखते हो। फिर जज ब्रैक बताता है कि कोई और खबर भी है। जॉर्ज टेस्मैन कहता है कुछ सैड न्यूज़ है। तो जज ब्रैक कहता है कि हाँ। मिसेस सी एल्फ्स्टेड पूछती है क्या आई लिटिल लव बोर्ग के बारे में कोई न्यूज़ है। तो जज ब्रैक कहता है कि तुम्हें कैसे पता मैडम, तुमने पहले कहीं से सुना है क्या। तो मिसेस सी एल्फ्स्टेड कहती है नहीं, उसने कहीं से नहीं सुना। फिर जज ब्रैक बताता है कि जो आई लिटिल लव बोर्ग है उसको हॉस्पिटल ले जाया गया है और वो मरने की हालत में है, वो मरने वाला है। जज ब्रैक इस बारे में बात करता है, यही कहता है कि ये आप पर डिपेंड करता है आप किस तरह से इस खबर को देखते हो। मिसेस सी एल्फ्स्टेड जो है वो चीखें मारनी शुरू कर देती है और जॉर्ज टेस्मैन कहता है कि हॉस्पिटल में है, मरने वाला है, और हेडा गैबलर कहती है कि इतनी जल्दी। और फिर मिसेस सी एल्फ्स्टेड कहती है कि वो ऐसे ही लड़ाई में अलग हो गए एक दूसरे से, हेडा को कहती है ये। मिसेस सी एल्फ्स्टेड कहती है फिर तो उसे जाना चाहिए हॉस्पिटल और वो उसे जिंदा देखना चाहती है आई लिटिल लव बोर्ग को। तो जज ब्रैक कहता है कोई फायदा नहीं, वहाँ किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। तो फिर मिसेस सी एल्फ्स्टेड पूछती है जज ब्रैक से कम कम ये तो बताओ ये कैसे हुआ। जज ब्रैक कहता है उसने खुद के साथ, उसने खुद को। तो हेडा गैबलर बीच में बोल पड़ती है कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा। जज ब्रैक कहता है सही गेस किया मिसेस टेस्मैन आपने। मिसेस सी एल्फ्स्टेड कहती है कितनी खतरनाक बात है। हेडा कहते हैं उसने खुद को शूट किया है ना। तो जज ब्रैक कहता है हाँ मिसेस टेस्मैन आपने फिर से सही गेस किया। मिसेस सी एल्फ्स्टेड पूछती है ये कब हुआ ये वाकया। तो जज ब्रैक बताता है आज आफ्टरनून को 3 या 4 बजे के दरमियान में ये वाकया हुआ। फिर टेस्मैन पूछता है जॉर्ज टेस्मैन कहाँ पे ये वाकया हुआ। जज ब्रैक इस सवाल पर थोड़ा सा हिचकिचाता है और कहता है कि अपने कमरे में किया होगा उसने खुद को शूट। तो मिसेस सी एल्फ्स्टेड कहते हैं नहीं, उसने अपने कमरे में नहीं किया होगा क्योंकि 6 से 7 बजे के दरमियान वो वहीं पर थी उसके कमरे में। तो जज ब्रैक कहता है कि हो सकता है फिर कहीं और पे शूट किया हो उसने खुद को। बस उसे इतना पता है कि उसने खुद को शूट किया था, वो तब इस हालत में मिला कि उसने खुद को गोली मारी हुई थी ब्रेस्ट में। मिसेस सी एल्फ्स्टेड कहते हैं कितनी खौफनाक बात है कि आई लिटिल लव बोर्ग ऐसे मरे। और दोस्तों हेडा गैबलर यहाँ पे भला क्या कहती है, वो कहती है हाँ ब्रेस्ट भी अच्छी प्लेस है, ब्रेस्ट भी अच्छी जगह है। जज ब्रैक कहता है क्या मतलब है आपका मिसेस टेस्मैन। वो कहती है कुछ नहीं कुछ नहीं। और जॉर्ज टेस्मैन कहता है कि जख्म भी कह रहा है क्या जैसा कि तुमने बताया। जज ब्रैक कहता है कि हाँ उसका टाइम आ गया ऐसे लग रहा है। मिसेस सी एल्फ्स्टेड भी कहती है हाँ एंड होने वाला है एंड। ओ हेडा। जॉर्ज टेस्मैन जज ब्रैक से पूछता है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये बातें कहाँ से पता चली। जज ब्रैक बताता है कि पुलिस वाले की वजह से पता चला है। उस पुलिस वाले को जानता है ये जज ब्रैक, थोड़ा बहुत लेन देन है उन दोनों का।
हेडा गैबलर कहती है चलो कोई तो अच्छा काम किया। तो जॉय टेस्टमैन कहता है ये क्या कह रही हो हेडा तुम। फिर हेडा गैबलर कहती है इस काम में खूबसूरती है। और जज ब्रैक कहता है और मिसेस सी एल्सेट कहती है कि हेडा तुम्हें इस काम में खूबसूरती नजर आ रही है, तुम किस तरह से ये बात कर सकती हो कि इस काम में कोई खूबसूरती है, कोई ब्यूटी है। हेडा गैबलर कहती है कि आइलेट लव बोर्ग उसमें हौसला था, इस वजह से उसने अपनी ज़िंदगी के साथ ऐसा किया। तो मिसेस सी एल्सेट कहती है ऐसा नहीं है, कोई दिमागी मसला हुआ होगा, उसकी कोई मेंटल स्टेट जो है वो ठीक नहीं रही होगी, इस वजह से उसने ये सब किया। तभी तो उसने मैन्युस्क्रिप्ट भी फाड़ दी, हमारी मैन्युस्क्रिप्ट। ये कहती है मिसेस सी एल्सेट। जज ब्रैक कहता है क्या उस आइलेट लव बोर्ग ने ये मैन्युस्क्रिप्ट फाड़ दी। तो मिसेस सी एल्सेट कहती है हाँ कल रात उसने ये काम किया, उसने अपनी मैन्युस्क्रिप्ट फाड़ दी। फिर जॉय टेस्टमैन कहता है कि आइलेट लव बोर्ग किसी तरह से दुनिया से चला गया, वो किताब भी पब्लिश नहीं करवा के गया जो उसके नाम को जिंदा रखती। तो मिसेस सी एल्सेट कहती है उसके पास कुछ नोट्स हैं जो कि आइलेट लव बोर्ग ने किताब लिखने के लिए इस्तेमाल किए थे, इनसे किताब लिखी जा सकती है अगर जॉय टेस्टमैन हेल्प करे मिसेस सी एल्सेट की। तो जॉय टेस्टमैन मान जाता है और ये कहता है अगर मिसेस सी एल्सेट साथ है तो वो अपनी ज़िंदगी लगा देगा इस काम को मुकम्मल करने के लिए, ताकि आइलेट लव बोर्ग का मकसद पूरा हो, यानी कि उसकी किताब पब्लिश हो जाए। नोट्स को देखने के लिए वो दूसरे कमरे में चले जाते हैं जॉय टेस्टमैन और मिसेस सी एल्सेट। फिर हेडा और जज ब्रैक बातें करनी शुरू कर देते हैं। हेडा कहते हैं जज ब्रैक को कि आइलेट लव बोर्ग के उस काम ने उसे एक आज़ादी दी है, और ये भी कहती है कि आइलेट लव बोर्ग ने यह साबित कर दिया है कि ये बहादुरी वाला काम, जुर्रत वाला काम और खूबसूरती वाला काम अभी भी दुनिया में हो सकता है, यानी सुसाइड। फिर जज ब्रैक कहता है हेडा गैबलर को कि उसने एक बात छुपाई है, वह बताना चाहता है। हेडा कहती है हाँ बोलो। वो कहता है कि आइलेट लव बोर्ग ने खुद को गोली नहीं मारी, जैसा उसने बताया वैसा कुछ नहीं था। हेडा कहती है कि तुमने क्या छुपाया मुझसे। जज ब्रैक कहता है उसने मिसेस सी एल्सेट की वजह से ये बात, हकीकत वाली बात बदल दी। आइलेट लव बोर्ग अस्पताल में होश में आए बिना ही मर गया था और ये वाक़या उसके कमरे में पेश नहीं आया। हेडा कहती है उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जज ब्रैक बताता है कि आइलेट लव बोर्ग मैडम आइसले डियानास इसके प्राइवेट रूम में मौजूद था और वहाँ इस हालत में मिला कि इसको गोली लगी हुई थी। हेडा कहती है वह दोबारा वहाँ नहीं जा सकता। दोस्तों उसी औरत की बात कर रहा हूँ, मैडम आइसले डियानास, जहाँ पर आइलेट लव बोर्ग जज ब्रैक की पार्टी के बाद गया था। हेडा कहती है कि वो दोबारा वहाँ नहीं जा सकता। तो ब्रैक कहता है कि दोपहर का टाइम था, यानी आफ्टरनून, तब वो वहाँ पर गया, एक चीज़ मांग रहा था जो उन लोगों ने इससे ली थी। आइलेट लव बोर्ग बड़ी शिद्दत से खोए हुए बच्चे के बारे में कह रहा था। जज ब्रैक कहता है कि मेरे ख्याल में वो अपनी मैन्युस्क्रिप्ट की बात कर रहा था, लेकिन अब पता चला कि उसने अपनी किताब खुद फाड़ दी। और जज ब्रैक ये भी कहता है कि उसकी जेब में एक पिस्तौल था जो गिर गया था और गोली जो है वो उसकी कोर में लगी या स्मॉल इंटेस्टाइन में लगी, ब्रेस्ट में नहीं लगी थी। जज ब्रैक एक और बात बताता है हेडा गैबलर को कि ये जो पिस्तौल उसके पास था वो उसने चोरी किया था। हेडा कहती है कि ऐसा नहीं है, उसने नहीं चोरी किया होगा। जज ब्रैक कहता है नहीं, उसने चोरी ही किया है और कोई बात नहीं हो सकती, वो पिस्तौल आइलेट लव बोर्ग ने चुराया ही था कहीं से। फिर टेस्टमैन आ जाता है, कहता है कि लैंप के नीचे कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा, रोशनी कम है, क्या वो हेडा गैबलर के राइटिंग टेबल पर बैठ सकता है। हेडा कहती है हाँ जहाँ तुम्हें अच्छा लगे। ज़रूर, लेकिन ये टेबल मुझे पहले साफ़ कर लेने दो और टेबल के ऊपर जो सामान है वो पियानो के ऊपर रख लेने दो। जो टेस्टमैन कहता है नहीं, वो फिर कहीं और बैठ जाते हैं, लेकिन हेडा कहती है नहीं मुझे साफ़ करने दो ये मेज़, फिर यहाँ पर ही बैठ जाओ तुम दोनों। हेडा हल्के से मिसेस सी एल्सेट के बाल ख़राब करती है और उसे पूछती है कैसा काम जा रहा है आइलेट लव बोर्ग की यादगार के साथ। मिसेस सी एल्सेट कहती है ये बड़ा मुश्किल काम है, इन नोट्स को तरतीब देना। तो जॉय टेस्टमैन कहता है कोई बात नहीं, वो मैनेज कर लेंगे, वो संभाल लेंगे ये काम। यानी कि आइलेट लव बोर्ग ने जो किताब लिखी थी उसे दोबारा से लिखना चाहते हैं जॉय टेस्टमैन और मिसेस सी एल्सेट, इसलिए वो काम कर रहे हैं। वो फिर से काम में मगन हो जाते हैं। तो हेडा गैबलर जज ब्रैक से पूछती है फिर से क्या कहा तुमने पिस्टल के बारे में। वो फिर से वही बात करता है कि उसने पिस्टल चलाया था आइलेट लव बोर्ग ने, लेकिन हेडा गैबलर कहती है वो क्यों चलाएगा किसी का पिस्टल। फिर जज ब्रैक सवाल करता है कि आइलेट लव बोर्ग यहाँ पर आया था सुबह सुबह। तो हेडा गैबलर कहती है हाँ आया था। जज ब्रैक कहता है क्या तुम अकेली थी यहाँ उसके साथ। वो कहती है कि हाँ कुछ टाइम के लिए। फिर जज ब्रैक कहता है क्या तुमने कमरा छोड़ा थोड़ी देर के लिए। आइलेट लव बोर्ग कमरे में अकेला था। तो हेडा कहती है हाँ कुछ देर के लिए वो हॉल में गई थी, तब आइलेट लव बोर्ग कमरे में अकेला था। फिर जज ब्रैक पूछा तुम्हारा पिस्टल किधर था। तो हेडा गैबलर कहती है कि वो लॉक में था और केस अभी भी राइटिंग टेबल पर मौजूद है जिसमें पिस्टल वगैरह रखे जाते हैं, वो बॉक्स। जज ब्रैक फिर से कहता है हेडा तुमने चेक किया क्या दोनों पिस्तौल इसमें मौजूद हैं इस केस में। हेडा कहते हैं नहीं उसने चेक नहीं किया। फिर जज ब्रैक कहता है तुम्हें देखने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि उससे पिस्टल आइलेट लव बोर्ग की जेब में मिला था और ये वही पिस्टल था जो हेडा के पास था, जो उसने कल हेडा के हाथ में देखा था और उससे पहले भी कई बार देख चुका था वो पिस्टल हेडा के पास। हेडा कहते हैं जज ब्रैक को क्या वो पिस्टल तुम्हारे पास है। तो वो कहता है कि नहीं पुलिस के पास है ये पिस्टल। हेडा कहते हैं पुलिस क्या करेगी इस पिस्टल का। तो जज ब्रैक बताता है वो इस पिस्टल के ओनर को ढूंढेगी। और जज ब्रैक ये भी कहता है कि जब तक वो नहीं बताएगा पुलिस को, पुलिस वाले पकड़ नहीं सकेंगे इस पिस्टल के ओनर को। और यही समझे कि ये पिस्टल चुराया था आइलेट लव बोर्ग ने कहीं से। हेडा कहती है कि अगर पुलिस ने इस पिस्टल के ओनर को पकड़ लिया, यानी हेडा गैबलर को पकड़ लिया, तो क्या होगा। तो जज ब्रैक कहता है फिर मसला हो जाएगा हेडा गैबलर। फिर हेडा को और मैडम आइसले डियाना को अदालत में ले जाया जाएगा और उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। पूछा जाएगा मैडम आइसले डियाना से कि ये सब कैसे हुआ, क्या ये एक एक्सीडेंटल शॉट था या फिर मर्डर था। जब आइलेट लव बोर्ग जेब से पिस्टल निकाल रहा था तब गोली चली उससे, जब वो धमका रहा था मैडम आइसले डियाना को और अपनी बुक की बात कर रहा था, एक खोए हुए बच्चे की बात कर रहा था, या फिर मैडम आइसले डियाना ने खुद उसके हाथ से पिस्टल छीन के आइलेट लव बोर्ग से पिस्टल छीन के उसे गोली मार दी और दोबारा से पिस्टल आइलेट लव बोर्ग की जेब में डाल दिया क्योंकि वो भी एक जवान औरत है।
मैडम आइसले डियाना जो है। हेडा कहते हैं कि उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जज ब्रैक कहता है कि उसे जवाब देना पड़ेगा कि तुमने क्यों पिस्टल दिया आई लिटिल लव बोर्ग को, और लोग क्या नतीजा निकालेंगे इस हकीकत से कि तुमने आई लिटिल लव बोर्ग को ये पिस्टल दिया। हेडा कहते हैं ये सच है, उसने इस बारे नहीं सोचा। जज ब्रैक कहता है कोई खतरे वाली बात नहीं जब तक वो कुछ बताएगा ही नहीं पुलिस को। हेडा कहते हैं फिर तो वो जज ब्रैक की गुलाम हुई, और ये भी कहती है वो ये सोच बर्दाश्त नहीं कर सकती। जज ब्रैक कहता है कुछ लोगों को इस बात की आदत नहीं होती कि जो चीज़ होनी होती है वो होकर ही रहती है, यानी एक इंसान की किस्मत में जो कुछ लिखा है वैसा होकर रहेगा। हेडा कहती है कि हाँ शायद। फिर वो कहती है कि जॉय टेस्टमैन क्या तुम काम कर रहे हो? वो कहता है कि हाँ ये महीनों वाला काम है। वो फिर से मिसेस सी एल्फ्रेड के बालों में हाथ फेरती है और कहती है कि थी क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लगता तुम जॉय टेस्टमैन के साथ बैठी हुई हो जैसे तुम आई लिटिल लव बोर्ग के साथ बैठती थी? मिसेस सी एल्फ्रेड कहती है कि हाँ हेडा, मैं तुम्हारे हस्बैंड को थोड़ा इंस्पायर कर दूं, उसे थोड़ा सा उबार सकूं ताकि वो ये काम मुकम्मल कर ले, इसलिए मैं उसके साथ बैठी हूँ। हेडा कहते हैं ये भी हो जाएगा वक्त के साथ साथ। टेस्टमैन कहता है कि वो भी यही सोचता है, वो भी यही महसूस कर रहा है, और हेडा को बोलता है क्या तुम दोबारा से जज ब्रैक के साथ नहीं बैठ सकती जाके? हेडा कहती है क्या उसकी हेल्प चाहिए जॉय टेस्टमैन को और मिसेस सी एल्फ्रेड को? तो जॉय टेस्टमैन कहता है नहीं, और फिर जज ब्रैक को कहता है कि वो हेडा के साथ बैठे हेडा को कंपनी दे। ब्रैक कहता है ये खुशी की बात होगी उसके लिए। हेडा कहते हैं वो थक गई है इस शाम, अब वो सोफे पर लेटना चाहेगी, आराम करना चाहेगी कुछ देर के लिए। तो जॉय टेस्टमैन कहता है कि कर लो। हेडा जो है जाकर म्यूजिक ऑन कर देती है, तो मिसेस सी एल्फ्रेड कहती है ये क्या है, और जॉय टेस्टमैन भी कहता है कि हेडा गैबलर आज रात डांस और म्यूजिक बंद करो, आंट रीना और आई लिटिल लव बोर्ग का कुछ ख्याल करो, सोचो कुछ उनके बारे में। हेडा कहती है आंट जुलियाना का भी सोचो और बाकी सब का भी। ये सब सोचने के बाद वो खामोश हो जाएगी। फिर जॉय टेस्टमैन कहता है कि लगता है हेडा को ये अच्छा नहीं लग रहा हमें ये मुश्किल काम करते देखकर। फिर मिसेस सी एल्फ्रेड को कहता है जॉय टेस्टमैन के तुम आंट जुलियाना के घर चली जाओ, वहाँ पर एक खाली कमरा है, वहाँ पर रहो तुम, वो शाम को आया करेगा और वहाँ पर बैठकर काम करेंगे वो। हेडा कहते हैं मैं सुन रही हूँ टेस्टमैन जो तुम कह रहे हो, तुम वहाँ चले जाओगे तो मैं यहाँ पर अपनी शाम कैसे गुजारूंगी? हेडा ये बोलती है। तो टेस्टमैन कहता है कि जज ब्रैक यहाँ रुक जाएगा अभी भी, और जब टेस्टमैन घर से बाहर होगा तब भी जज ब्रैक यहाँ पे रुक जाएगा तुम्हारे पास। जज ब्रैक कहता है हाँ वो खुशी से रुकेगा हर शाम, और हेडा कहता है कि वो दोनों शाम को इकट्ठे रहेंगे। हेडा कहती है खुशामद ना करो तुम जज ब्रैक के, हम साथ रहेंगे। हेडा जिस रूम में गई होती है वहाँ से गोली की आवाज़ आती है, और जॉय टेस्टमैन कहता है लगता है हेडा फिर से उन पिस्टल्स के साथ खेल रही है, लेकिन जब जाके देखते हैं वहाँ पे तो जॉय टेस्टमैन चीख पड़ता है कि हेडा ने खुद को गोली मार ली, हेडा ने खुद को गोली मार ली, यानी हेडा भी सुसाइड कर लेती है। और जज ब्रैक बाहर से कहता है लोग ऐसी चीज़ें नहीं करते, और इसके साथ ही ये प्ले एंड हो जाता है। लो दोस्तों, हेडा गैबलर प्ले के चारों एक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी 3 एक्ट्स का लिंक मैं पहले कमेंट में पिन कर दूंगा, इस प्ले के जो बाकी 3 एक्ट्स हैं उनका। अब ये अगर आप 4 एक्ट्स देख लेते हो अच्छी तरह से और इनको समझ लेते हो तो फिर हेडा गैबलर प्ले से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप लिख लोगे, और उम्मीद है पेपर में अच्छे मार्क्स लोगे आप लोग। आज की वीडियो यहीं पेंड करते हैं।